हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल सिन्हा। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4 देखेंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हीट कैपेसिटी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। पहले हीट कैपेसिटी देखते हैं वो क्या है। ये किसी भी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी है जो जस्ट बिफोर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वो सब्सटेंस अपने पार्टिकल्स के अंदर उसको एडजस्ट कर सकता है। इसको डिफाइन भी हम लोग इसी तरह से करते हैं, इट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मान लो किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई हम लोगों ने क्यू किया, जिससे टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा क्यू बाई डेल्टा टी। हीट सप्लाइड या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा टी चेंज हो रहा है क्यू के कारण, तो 1 डिग्री चेंज होगा क्यू बाई डेल्टा टी। ये हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है नेचर क्या है सब्सटेंस का और क्वांटिटी क्या है। जैसे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4184 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो इतना हीट कम से कम उसको चाहिए ही चाहिए। ये उसका हीट बर्दाश्त करने का क्षमता है। एल्युमिनियम के लिए 910 तो ये दोनों एग्जाम्पल ये बता रहा है कि हीट कैपेसिटी जो है नेचर पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वाटर 2 kg लेते हैं तो 2 × 4184 हीट सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, एक थर्ड पॉइंट है कि ये सीधा सजेस्ट करता है कि क्यों वाटर का हीट कैपेसिटी ज़्यादा एल्युमिनियम का। इसका मतलब है कि वाटर को जब हीट सप्लाई करेंगे तो उसका जो पार्टिकल्स है वो हीट उसके पार्टिकल के मोशन में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस में यूटिलाइज हो गया है। जब उसका बर्दाश्त करने का क्षमता खत्म हो गया तब ये टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है। इसी मोड ऑफ यूटिलाइजेशन को देखेंगे हम लोग आगे चल के। दिस इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्लियर? तो यहाँ पर देखना हीट कैपेसिटी क्यू बाई डेल्टा टी है, तो क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो मान लो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए हीट फिक्स्ड है, तो जिसका हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर चेंज भी कम होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। क्योंकि ये क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो पहले क्वांटिटी हमको फिक्स करना होगा। पहला केस में मान लो पर ग्राम सोचते हैं तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल है कैपिटल एस। दूसरा है पर मोल अगर लेते हैं सब्सटेंस का क्वांटिटी, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल कैपिटल सी या कैपिटल सी एम। अगर ये गैसियस सिस्टम है तो दो कंडीशन पर मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp को Cpm भी बोलेंगे, ये मोलर के लिए है। उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गैस के केस में कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकता है। चलिए फिर से उस रिलेशन पे आते हैं। हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा Q बराबर हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर पर ग्राम सोचते हैं तो Q इंटू कैपिटल एस देना होगा डेल्टा टी, और अगर पर मोल सोचते हैं तो Q इंटू सी इंटू डेल्टा टी देना होगा, और m ग्राम के लिए तो Q इंटू एम एस डेल्टा टी, और n मोल्स के लिए Q इंटू एन सी डेल्टा टी। क्लियर? कंडेंस सिस्टम में चूंकि किसी तरह का एक्सपेंशन कंप्रेशन नेग्लिजिबल होता है तो Cp ऑलमोस्ट इक्वल टू Cv। चलिए आगे बात करते हैं गैसियस सिस्टम के लिए। हीट सप्लाई टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने देखा था कि Qp इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। इसी को हम लोग Ncp डेल्टा टी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट इंथैल्पी चेंज। ओके, तो Qp इज डेल्टा एच और डेल्टा एच ही Ncp डेल्टा टी है। और अगर हीट सप्लाई किसी सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो ये Q भी कहलाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 है तो ये Q भी केवल और केवल इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। दिस इज Ncv डेल्टा टी। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, डेल्टा एच इज Qp बराबर Ncp डेल्टा टी, डेल्टा यू इजकल टू Ncv डेल्टा टी। ध्यान देना यहाँ पर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी 0 तो डेल्टा एच भी 0 हो जाएगा और डेल्टा यू भी 0। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर गैस। तो कैपिटल Cp माइनस Cv ये एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी है। ध्यान देना, ये मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा Cp के जगह हम लोग लिख देंगे डेल्टा एच बाई एन डेल्टा टी, Cv की जगह डेल्टा यू बाई एन डेल्टा टी। तो एन डेल्टा टी कॉमन हो गया एलसीएम में, तो डेल्टा एच माइनस डिनोमिनेटर में डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। डेल्टा फर्स्ट लॉ के हिसाब से ध्यान देना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। डेल्टा यू कैंसिल हो गया, पी डेल्टा बी बाई एन डेल्टा टी। यहाँ वॉल्यूम चेंज टेम्परेचर के कारण है तो पी भी बराबर एन आर टी लगाएंगे तो पी डेल्टा भी बराबर एन आर डेल्टा टी। तो उस स्थिति में डेल्टा टी और एन कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। तो ध्यान देना ये बहुत इन्वर्सर रिलेशन है।
ये डिफरेंस इन मोलर हीट कैपेसिटी, ध्यान देना यहाँ पे, Cp माइनस Cv या Cpm माइनस Cvm, डिफरेंस इन मोलर हीट कैपेसिटी ऑलवेज इक्वल टू R। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस नहीं सोचते, अब सोचते हैं टोटल हीट कैपेसिटी का डिफरेंस क्या होगा अगर n मोल्स है तो। देखना अभी तक हमारे पास रिजल्ट था मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस ये आ रही है, किसी भी गैस के लिए और किसी भी मोल्स के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम n मोल्स के लिए सोचते हैं, चूँकि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अलग अलग मोल्स के लिए हीट कैपेसिटी चेंज करेगा। अब ध्यान देना, हीट कैपेसिटी फॉर n मोल्स, चलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे सोचते हैं तो Cv, तो यहाँ देखो n मोल्स के लिए सोच रहे हैं तो ये टोटल हीट कैपेसिटी, इसको देखो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, तो टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी इनटू टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा Cv इंटू n। ध्यान देना यहाँ पे, ये मोलर हीट कैपेसिटी कैपिटल लेटर में है और टोटल हीट कैपेसिटी स्मॉल लेटर में है। तो इस स्थिति से टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू n। सिमिलरली एट कांस्टेंट प्रेशर पे टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर स्मॉल c इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू n। तो अगर हम हीट कैपेसिटी का डिफरेंस निकालते हैं टोटल, तो ये कहलाएगा हीट कैपेसिटी का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी इनटू n माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू n, तो n इंटू Cp माइनस Cv, और Cp माइनस Cv यानी मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस हमेशा R होता है, तो उस स्थिति में टोटल हीट कैपेसिटी का डिफरेंस हो जाएगा n इंटू R। ये ध्यान देना, ये कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, ये लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ है। ये मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस ऑलवेज R, और ये टोटल हीट कैपेसिटी का डिफरेंस जो मोल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये उसी तरह का केस है जैसे मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैपिटल M है वो फिक्स्ड है, लेकिन n मोल का मास ये स्मॉल m लिखेंगे जो n इंटू कैपिटल M होगा, तो ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस देखते हैं टोटल फॉर m ग्राम, तो सिमिलरली ये हो जाएगा m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस पर ग्राम, ठीक है, जिस तरह से यहाँ सोचे हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, अभी हम लोग देखें कि Q बराबर MS डेल्टा T और NC डेल्टा T भी हो सकता है दोनों, अगर Q फिक्स है तो मान लो चेंज इन टेम्परेचर भी फिक्स है, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा M इंटू S बराबर N इंटू C, मतलब मास इन ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। मोल का मतलब मोल मास बाई मोलर मास या मोलिकुलर वेट, तो M कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा S इंटू मोलिकुलर वेट। तो ध्यान देना, इसका दो एप्लीकेशन बताए हैं कि हीट कैपेसिटी डिफरेंस फॉर 2 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू स्मॉल Cp माइनस स्मॉल Cv बराबर N इंटू R, तो N यहाँ 2 है, ध्यान देना, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस निकालना सपोज N2 गैस के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं आसानी से, Cp माइनस Cv बराबर R है, Cp जगह S इंटू मोलिकुलर वेट कर देंगे तो आ जाएगा R/28। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं 4 पे। अब यहाँ पर बात समझते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। अभी हम लोगों ने बताया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्चुअली किसी भी सिस्टम को जब हीट सप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी उसके एटम, उसके बॉन्डिंग एटम के द्वारा होता है। ये एक्चुअली स्पेस में कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड करता है जिसमें वो एनर्जी का यूटिलाइज किया है, वो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है तो ध्यान से देखना इसको, ये सभी सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो केवल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। क्यों? क्योंकि मोनो एटॉमिक केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिखाएगा x/z में, तो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन है। नोबेल गैस हो या कोई भी फ्री एटम हो, उसके लिए हम लोग केवल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे। लेकिन डाई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो तो ट्रांसलेशनल के अलावा रोटेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है। इसको हम थोड़ा एक पिक्चर से समझाते हैं। अगर सिंगल एटम का मॉलिक्यूल है तो जो भी ये एनर्जी यूज करेगा, जो भी हीट जाएगा, वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। लेकिन अगर ये डाई एटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल भी हो सकता है। और सपोज पॉली एटॉमिक है, एटम के मास का डिफरेंसेस है, तो ट्रांसलेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा। और अगर ये बॉन्ड में मास का डिफरेंस है तो एज अ स्प्रिंग ये वर्क करेगा, तो कंप्रेस भी हो सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है, तो ये वाइब्रेशनल मोड में भी चला जाएगा एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल कैलकुलेशन में वाइब्रेशन मोड को इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर करना है तो आपको 3n लेना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अगर n है तो उस हिसाब से ये वाइब्रेट करेगा। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ वाइब्रेशनल इज 3n। n हो गया नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम के लिए 3 वाइब्रेशनल है, 3 मोड ऑफ वाइब्रेशनल, तो n एटम्स के लिए 3n हम लोग कंसीडर करेंगे, जो आगे आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मैंने एक टेबल आपको दिया है। तो देयरफॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, तो ये फॉर मोनोएटॉमिक गैस केवल 3 होगा, ओनली ट्रांसलेशनल, और अगर डाई एटॉमिक है तो ट्रांसलेशनल भी 3 है और रोटेशनल 2 है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया आपके हेल्प के लिए कि टेबल में पहला मोनोएटॉमिक गैस है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर केवल ट्रांसलेशनल होगा 3, बाकी दोनों 0 होगा। अगर डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, लीनियर है, तो 3 ट्रांसलेशनल होगा, 2 रोटेशनल होगा और 3n-5 वाइब्रेशनल होगा। n नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, जहाँ पर एक एटम का 3 है वाइब्रेशनल, तो n के लिए 3n, और -5 ये 5 इसके लिए, ये दोनों घटा देंगे तो टोटल 3n-5 वाइब्रेशनल मोड में जाएगा। अगर पॉली एटॉमिक है, नॉन लीनियर है, तो 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल और 3n-6 हो जाएगा वाइब्रेशनल। क्लियर, n नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, एज देयर आर 3 वाइब्रेशनल मोड, तो 3n टोटल वाइब्रेशनल मोड हो जाएगा n एटम्स के लिए, एक एटम के लिए 3, n के लिए 3n। अब यहाँ पर देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो भी एनर्जी सप्लाई होगा वो डिफरेंट मोड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब यहाँ पर फाइनली आपके पास रिजल्ट में लिख देता हूँ कि एनर्जी पर मोल पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा। तो ध्यान रखना कि ट्रांसलेशनल में जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आर टी होगा, रोटेशनल में हाफ आर टी होगा और वाइब्रेशन में आर टी होगा, ये पर मोल है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझो, हीलियम गैस है, ये मोनोएटॉमिक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ आर टी, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है मोनोएटॉम के लिए 3, तो हाफ आर टी इंटू 3, क्योंकि एक मोल के लिए पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देखो पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाफ आर टी है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ आर टी इंटू 3। ठीक है, इसी गैस के केस में ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है यही इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 3/2 आर टी, और 3 को हमें यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट करना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब देखो ध्यान से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो du/dt हो जाएगा f/2r, और याद करना C भी एक्चुअल में du/dt ही है, qv/dt f/2r। तो फॉर गैस एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को और आगे बढ़ाते हैं। फाइनल रिजल्ट है ये, मोनोएटॉमिक में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, क्लियर, डायएटॉमिक पॉलीएटॉमिक में 3+2 अगर लीनियर है तो, और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो 3+3। यहाँ देखना वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला में हो जाएगा 3, दूसरा में 5, थर्ड में 6। क्लियर, अब देखो सी भी क्या हो जाएगा, यू देखो गैस क्या हो जाएगा हाफ आर टी इंटू एफ, तो सी भी हो जाएगा du/dt f/2r, सी पी हो जाएगा सी भी प्लस आर, तो f/2 r प्लस आर। ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पर f/2 r प्लस आर, तो ये हो जाएगा f/2 + 1 इंटू आर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सी भी का वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के टर्म में, ये सी पी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अब देखो सी पी माइनस सी बी, यहाँ भी आप कैलकुलेट करोगे, इससे इससे घटा दो तो आर आएगा, और एन मोल के लिए सोचो तो सी बी हो जाएगा f/2r, चूँकि पर मोल था ये तो इंटू एन। सी पी सोचो पर मोल सी भी के लिए, और एन इंटू आर एन मोल्स के लिए, तो सी पी हो जाएगा NR f/2 + 1। तो यहाँ भी हीट कैपेसिटी का डिफरेंस NR हो गया। तो ये ध्यान देना, ये मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है, ये टोटल हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है। यहाँ से भी हम लोग उस चीज़ डिफरेंस को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। H2 गैस, H2 गैस जो है 550 केल्विन के नीचे केवल ट्रांसलेशनल शो करता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो सी भी हो जाएगा f/2r 3/2r, चूँकि केवल ट्रांसलेशनल है तो f हो जाएगा 3। क्लियर, एव 50 केल्विन ये रोटेशनल भी दिखाता है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3+2, है ना, 3+2 रोटेशनल के कारण, तो 5/2r सी भी हो जाएगा। और 600 केल्विन के ऊपर ये वाइब्रेशनल भी दिखाता है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा f 3+2 + 3n-5। अभी यहाँ पर हम लोग आपको समझाए थे
कि जब डाई एटॉमिक हो तो 3 हो जाएगा ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 3n-5 वाइब्रेशनल। तो 600 केल्विन के ऊपर हाइड्रोजन गैस वाइब्रेशनल भी दिखाता है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 3n-5 वाइब्रेशनल। अब चूंकि H2 में 2 एटम है तो वाइब्रेशनल मोड में 3 × 2 - 5 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो CV कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो। तो ट्रांसलेशनल के लिए हाफ RT × 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशन के लिए हाफ RT × 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल के लिए 3n-5 यानी 1 × RT। ये आपको हम समझाए थे कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग केस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी को, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पर मोल पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन में RT, तो RT × 1। क्लियर। तो ये टोटल ऐड करके 7/2R आ जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन गैस 50 के नीचे 3/2R दिखाएगा CV, 50 केल्विन के ऊपर 5/2R दिखाएगा, और 600 केल्विन के ऊपर जब वाइब्रेशनल भी आ जाएगा 7/2R होगा। तो कोई इसको ग्राफ से आप समझ सकते हैं, ये CV वर्सेस T का ग्राफ है। 50 के बिलो जो है केवल ट्रांसलेशनल है, तो CV का वैल्यू 3R/2, 50 से ऊपर गया 600 के नीचे ये आपका 5R/2, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा रोटेशनल भी आ गया, और 600 से ऊपर ये 7/2R जो इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, तो CV और T का ग्राफ है। ध्यान रखना CV और CP टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। चलो एक और एग्जांपल समझाते हैं। C2H2, यहाँ पर N देखना 4 है, 2 2 4। तो अब तुमसे पूछे टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो देखो क्या करोगे, पहले ट्रांसलेशनल सोचना, फिर रोटेशनल, फिर वाइब्रेशनल। तो ट्रांसलेशनल में हाफ RT × 3, चूँकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल में हाफ RT × 2, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, और वाइब्रेशन में 3n-5 × RT। यहाँ पर n है 4, तो सब का वैल्यू पुट कर दो तो U आ जाएगा 19/2 RT। तो CV हो गया 19/2R और CP हो जाएगा CV + R 21/2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो। ये एक्चुअली CP/CV है, ये रिलेटेड होता है एटोमिसिटी से, जो बताता है कि डिफरेंट एटोमिसिटी का गैस कितना फ्रैक्शनल चेंज कराएगा अगर उसको हीट एब्जॉर्ब करता है एज ए इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ध्यान देना CP/CV जो है ΔH/ΔT, डेल्टा ओरिजिनल जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से डिवाइड कर दिए, ΔT कैंसिल हो गया, ΔH = ΔU + P∆V, ΔU से डिवाइड कर दो तो 1 + P∆V/ΔT। ध्यान देना ये CP/CV को गामा बोलते हैं, ये हमेशा 1 से अधिक आ रहा है, इस रेशियो से देखना। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ΔV/ΔU। ΔV/ΔV एक्चुअली फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अभी हम लोग देखें कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, किस तरह से वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट मोड में वो उसको यूटिलाइज करता है। अब देखो मोनोएटॉमिक डायटॉमिक थोड़ा आपको कंपेयर करा देते हैं। मोनोएटॉमिक में केवल ट्रांसलेशनल मोशन है, डायटॉमिक में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों है। तो मान लो सर्टेन इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाई करते हैं, तो मोनोएटॉमिक में केवल ट्रांसलेशनल है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होगा एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ हीट से। लेकिन डाई में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन में भी एनर्जी जाएगा, रोटेशनल में भी। तो एक्सपेंशन के लिए रोटेशनल ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशनल चाहिए। तो उस स्थिति में यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन कम होगा, यानी जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ता है ये वैल्यू ΔV/ΔU घटता जाता है। तो ΔV/ΔU एक्चुअली एटॉमिसिटी से रिलेटेड है। और ध्यान देना कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा अगर होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा तो एनर्जी का मोड अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट होता जाएगा, अलग अलग मोड में जाएगा, तो एक्सपेंशन कम होगा। क्लियर। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़्यादा तो ΔV/ΔU कम, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं। ठीक है, तो गामा देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो एक्सप्लेन किए। अब क्या देखोगे, देयरफॉर CP/CV बराबर गामा, और CP का वैल्यू ले लो F/2 + 1R F/2R, ये 1 + 2/F। अब ध्यान देना यहाँ पर F ज़्यादा तो गामा कम। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, F के जगह 3 पुट कर दो तो 1 + 2/3 5/3 1.66। उसी तरह से डायटॉमिक के लिए अब F हो जाएगा 5, पॉली के लिए F हो जाएगा 6। यहाँ पर ध्यान देना वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं किया गया, ये काफ़ी यूज होगा आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया। थैंक यू।